इब्तिहाज घंटे भर से एक वजूद की तलाश में शहर की उस सड़क पर मारा मारा फिर रहा था, लेकिन वो वजूद उसकी नज़रों से अभी भी ओझल था। गुज़िश्ता 48 घंटे इब्तिहाज के लिए आजमाइश साबित हुए थे। 48 घंटे में एक भी लम्हा ऐसा नहीं था जब वो आवाज़ उसका ताक़ुब ना कर रही होती। वो उन आँखों को भूल ही नहीं पा रहा था। बारहा अपने जहन से उसका वजूद झटकना चाहा, लेकिन वो आँखें, वो आवाज़ जैसे उसके जहन से चिपक कर रह गए थे। इब्तिहाज अपनी सोचों में गुम था जब सामने नज़र एक तन्हा वजूद पर पड़ी जिसने उसे चौंकाया। इब्तिहाज गाड़ी की रफ्तार तेज़ करता उसका पीछा करने लगा। इस रफ्तार गाड़ी जैसे ही उस वजूद के पास पहुंची, मुकाबिल के हलक से एक चीख वाज़ेह हुई थी। इब्तिहाज तेज़ी से गाड़ी से निकलता सामने खड़े हरासा वजूद पर बरस पड़ा। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं उसके घर तक पहुंच जाऊंगा, और ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, हटो मेरे रास्ते से। तुम ऐसे नहीं जा सकती जब तक मुझे उसके बारे में तुम बता नहीं देती। सुना तुमने? तुम बिना बताए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। इन 48 घंटों में एक बार भी चैन नहीं लेने दिया उसने मुझे। क्या है उसमें ऐसा जो मैं उसे भूल नहीं पा रहा? बताओ कहाँ है वो? मुझे सुकून चाहिए, मुझे खुद से बेहद इश्क, बेपनाह। बताओ कहाँ है वो? इब्तिहाज पर उस वक्त जनून तारी था, जबकि सामने खड़ा वजूद बेबसी की इंतहा पर। कब कौन था मेरे साथ? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? और शायद मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। शायद देखा 2 दिन पहले इसी रोड पर, इसी जगह पर, इसी वक्त पर। और और बताओ, वो भी साथ थी तुम्हारे साथ? कौन थी वो? तुम तुम यहाँ क्यों आए हो, और क्या काम है तुम्हें उससे? शायद सामने खड़े वजूद ने उसे अब पहचान ही लिया था। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या काम है उससे, लेकिन वो मेरा सुकून अपने साथ ले गई है। उसके चेहरे की खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। उसकी सुरीली आवाज़ का सहर मेरे गिर्द हिसार बांधे हुए है। बताओ कौन है वो? कितना लोगी उसके बारे में बताने का? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना? बोलो। इब्तिहाज जनूनियन की हदों को छूता हुआ मुसलसल बोले जा रहा था। देखिए मिस्टर, मैं नहीं जानती उसे, और हटे मेरे रास्ते से आप अमीर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने पैसे के ज़ोर पर। थूकती हूँ मैं आपके पैसे पर। फरीहा इब्तिहाज के इस तरह कहने पर आग बबूला होती आगे बढ़ने को थी कि इब्तिहाज को अपने सामने इस्तादा देख वो वहीं रुक गई। मोहतरमा, मैं इज्जत से पूछ रहा हूँ, वरना मुझे तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना आता है। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ, कौन है वो और कहाँ से है ताल्लुक़ उसका? मैं नहीं जानती उसे, और अब दोबारा मेरे रास्ते में आए तो अच्छा नहीं होगा। फरीहा झूठ का सहारा लेते बोली। 2 दिन कबल इसी वक्त, इसी जगह पर इब्तिहाज के तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने पर फरीहा ने उसकी इज्जत अफजाई की थी, लेकिन वो इमामा के बारे में क्यों पूछ रहा था? फरी जबकि अगर उसे बदला लेना होता तो फरीहा से लेता, लेकिन इमामा का यूं अचानक पूछना और दीवाना वार पूछना, बस बोलते चले जाना, आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों के आगे उसे कोई जवाब नहीं मिला। देखो लड़की, मुश्किल में पड़ जाओगी। चलो अब जल्दी जल्दी उसके घर का एड्रेस बताओ, वरना। इब्तिहाज अपने होंठों पर कमीनगी भरी मुस्कुराहट लिए फरीहा के चादर में लिपटे हसीन सरापे को पुरअसरार नज़रों से देखता अपनी बात अधूरी छोड़ गया। वरना वरना क्या कर लोगे तुम? कमीने इंसान, अपना रास्ता लेते नजर आओ। तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लातों के भूत वैसे भी बातों से नहीं मानते। ज़ुबान संभाल कर बात करो, और कमीना तो मैं हूँ, और हद से ज़्यादा कमीना हूँ। अपनी कमीनगी दिखाऊं या बताती हो उसके बारे में? अपनी कमीनगी दिखाऊं या बताती हो उसके बारे में? इब्तिहाज गुस्से से मुठियां भींचता 2 कदम फरीहा की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, जेब में रखा मोबाइल रिंग हुआ। फरीहा मारे बेबसी के आंखें भींचे आसपास गुजरते लोगों पर एक नज़र डालती। इब्तिहाज को मोबाइल पर मसरूफ़ देखकर तेज़ी से आगे बढ़ गई, जबकि इब्तिहाज किसी की कॉल आते ही गाड़ी जन से भगा कर ले गया। फरीहा अपनी उथल पुथल सांसों को बहाल करती खौफजदा होती तेज़ी से कॉलेज की तरफ बढ़ गई। तुम भी मर जाओगे, इधर आओगे तुम भी, ये देखो इधर हैं सब, तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी मर जाएंगे। वो पास से गुजरते हुए लोगों की तरफ इशारा करती, फिर कब्रिस्तान की तरफ देखकर कभी कहकहा लगाती तो कभी चीख चीख कर रोने लगती। देखना, तेरा बेटा भी मर जाएगा, इधर इधर आएगा वो भी, इधर दफन होगा वो भी, जैसे ये सब दफन है। लड़की कहकहा लगाते हुए पास से गुजरती औरत को कहने लगी।
पागल औरत, खबरदार जो मेरे बच्चे को ऐसा बोला। मनहूस कहीं की औरत उसे गालियों से नवाजती हुई आगे बढ़ गई, जबकि लड़की चीख चीख कर बस यही बोले जा रही थी, रुको बशीर चचा। डॉक्टर जोया मामूल के मुताबिक जैसे ही कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगी तो ड्राइवर को गाड़ी रोकने का बोला, लेकिन आज वो गाड़ी में बैठे बाहर का मंजर देखने लगी। बेगम साहिबा, आप रोज़ रोज़ इस लड़की को क्यों देखती हैं? वो तो पागल है जी। बशीर डॉक्टर जोया के उस लड़की को बहुत जायज़ा लेते देखते हुए बोल पड़ा था। बशीर चचा, ये पागल नहीं है, इसे पागल बनाया जा रहा है। वो चीख चीख के कुछ बताना चाहती है। वो चीख चीख के कुछ बताना चाहती है कि कुछ है ऐसा जो वो कहना चाहती है। डॉक्टर जोया नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, लड़की की उम्र भी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं होती, क्या इसे कब्रिस्तान से डर नहीं लगता? हाँ बशीर चचा, कम उम्र है और यही तो मालूम करना है, इसे डर क्यों नहीं लगता। आखिर ऐसा क्या है कि वो इस कब्रिस्तान के पास दिखाई देती है और हर आने जाने वाले को मरने का बोलती है? आपको याद होगा उस दिन मुझे भी इसने यही बोला था, ऐसे ही अल्फाज। लेकिन ऐसा कौन अजीज़ वफात पा गया है जो इसका जो वो हर किसी को मरने की बद्दुआ देती है। लड़की भी काफ़ी खूबसूरत मालूम होती है, इसके पुरकशिश हसीन चेहरे में ऐसा क्या है जो मुझे इसकी तरफ खींचता है? बेगम साहिबा, आप इससे पूछने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। वो लड़की कब से यहाँ है, क्यों है और कहाँ से आई है? बशीर एक नए रास्ते की जानिब इशारा करते हुए बोला, लेकिन इसका नाम मालूम होगा तो पता चलेगा ना कि वो कौन है और कहाँ से है। लेकिन वो इस बारे में अपनी खामोशी का रोज़ा तोड़ने पर रजामंद ही नहीं। डॉक्टर जोया गाड़ी आगे चलाने का इशारा करती सीट की पोस्ट से टेक लगाकर बैठ गई, लेकिन जहन आज फिर उस अजनबी लड़की पर ही अटक गया था। क्या हुआ तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? और इमामा कहाँ है? फरीहा जल्दी जल्दी कॉलेज के अंदर जाती पलट कर देखने लगी, जैसे वो यहाँ भी उसके पीछे हो। उसकी क्लासमेट फरीहा की फाक होती रंगत देखकर जल्दी से आगे बढ़ी। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक से बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, फरीहा बिना रोके बौखलाते हुए बोली। अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम्हारी हालत क्यों इतनी गैर हो रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ, फरीहा एक गहरा सांस हवा के सपोर्ट करते बोली। आर यू श्योर? या आई एम श्योर, आई एम फाइन, लेट्स गो। फरीहा मुस्कुराते हुए अपनी हालत पर काबू पाते आगे बढ़ गई। तुमने बताया नहीं कि इमामा क्यों नहीं आई, जबकि आज कॉलेज का लास्ट डे है और फिर इम्तहानात में उसकी मुलाकात होगी हमसे। फरीहा की साथी ने एक बार फिर इमामा का पूछा। आज उनका कॉलेज का आखिरी दिन था, उन्हें इम्तहानात के लिए कॉलेज से फ्री कर दिया गया था, जबकि इमामा अपनी ख़राब तबीयत के बाइस नहीं आ सकी। मजबूरन फरीहा को अकेले आना पड़ा और अकेले आना फरीहा के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ था, लेकिन वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि अगर इमामा के साथ होती तो न जाने आज वो बिगड़ा अमीरज़ादा क्या कर देता उसके साथ। ये सोचते ही फरीहा झुरझुरी लेती अपनी क्लासमेट की तरफ मुतवज्जो हुई, जो उससे कुछ पूछ रही थी। हाँ, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वो नहीं आई। फरीहा किसी गहरी सोच से उभरती हुई बोली। तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तुम्हारी हालत से ये वाज़ेह हो रहा है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। खैर, जो कुछ छुपाना चाहती हो तो फिर ठीक है, अलग बात है ये कि तुम छुपा लो। फरीहा नज़रें झुकाए खामोश बैठी रही। बस कुछ इशू हैं। फरीहा ने घर का रास्ता नापा। बोलो, क्या मसला है तुम्हें शर्मीन? क्यों तंग करती हो इतना? इतना ज़रूरी काम तुम्हारी वजह से छोड़ के आया हूँ। इब्तिहाज शर्मीन की कॉल आते ही फरीहा को छोड़ता भागता आया था, जो फरीहा के हक़ में खासा बेहतर साबित हुआ। कुछ ख़ास नहीं, तुमसे मिलने को दिल कर रहा था, सोचा बुला लूँ। शर्मीन तंग जीन्स पर टॉप पहने बगैर दुपट्टे के काफ़ी गैर मुहज़्ज़ब दिख रही थी। लेकिन तुम्हें मुझे यूं सुबह सुबह नहीं बुलाना चाहिए था। तुम नहीं जानती कितना ज़रूरी काम तुम्हारी वजह से मैं अधूरा छोड़ कर आ चुका हूँ, और तुम हो के यहाँ खड़ी दांत निखार रही हो मुझे निकाल कर। इब्तिहाज गाड़ी को ठोकर मारता अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए इधर उधर टहलने लगा। ओ कमन डार्लिंग, अब मुझसे ज़्यादा ज़रूरी क्या काम था? आखिर मुझे भी तो पता चले। शर्मीन बैंड से निकलकर माथे पर आती लट को उंगली पर लपेटती जुमाइनी लहजे में बोलती 2 कदम उसके करीब हुई थी। कोई काम नहीं है, बोलो तुम्हें क्या काम था, क्यों बुलाया है मुझे, और वो भी इतनी सुबह सुबह? मुझे ऑफिस भी जाना है, जल्दी बको। इब्तिहाज की आंखों में वाज़ेह सुर्खी तैर रही थी। शर्मीन को बदतमीज़ी से जवाब देता ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि सारा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजार सकूं, और तुम बोल रहे हो कि ऑफिस जाना है। शर्मीन बुरा मनाते हुए अंदाज में बोली थी, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ
शहर की सड़कें नापता फिरूं, निकलो गाड़ी से। और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आइंदा मुझे फजूल बातों के लिए जहमत देने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम। इब्तहाज बदअखलाकी की हदों को पार करता शर्मीन को गुस्सीले लहजे में गाड़ी से उतरने का बोलता सीट बेल्ट बांधने लगा। इब्तहाज हाकिम खान, मैं कोई गिरी पड़ी नहीं हूँ जो तुम्हारी बकवास सुनती रहूँ। आइंदा तमीज़ से बात करना मेरे साथ, वरना अच्छा नहीं होगा। शर्मीन अपनी बेइज्जती पर मुश्तइल होती गुस्से से सुर्ख होता चेहरा इब्तहाज की तरफ मोड़ते हुए बोली, ओह गेट लॉस्ट मीन गर्ल। इब्तहाज शर्मीन को गाली से नवाजता इंतहाई हकारत से गोया हुआ, इब्तहाज जुबान संभाल कर बात करो तुम जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शर्मीन भी उसी के लहजे में धाड़ते हुए बोली, और देखोगी भी नहीं। अगर ये कमीना अपनी कमीनगी पर उतर आया ना तो बुरा हशर कर देगा तुम्हारा, इसलिए चुपचाप निकल लो यहाँ से। इब्तहाज ढिठाई से कहता बाहर की जानिब इशारा करने लगा। देख लूँगी तुम्हें तो मैं इब्तहाज हाकिम खान, बहुत गरूर है ना तुम्हें अपनी दौलत और जायदाद पर। मेरा नाम भी शर्मीन है। चलो चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारी जैसी 1000 लड़कियाँ देखता हूँ दिन में रोज़ाना, और दोबारा भूल कर भी इधर का रुख मत करना, वरना। इब्तहाज शैतानी कहका लगाता गाड़ी जन से भगा कर ले गया। शर्मीन और इब्तहाज का अफेयर हाल ही में शुरू हुआ था। एक क्लब में मुलाकात के बाद ऐसी ही मुलाकातें उनके दरमियान रही, लेकिन इब्तहाज जैसा इंसान एक पर इक्तफा करने वालों में से ना था। आए दिन उसके साथ कोई ना कोई शहर की नई लड़की सड़कों पर मटर गश्त करती हुई पाई जाती थी, जिनमें अक्सरियत उनके जैसे तबके से ताल्लुक़ रखती थी। क्या बात है फरी, तुम इतनी जल्दी आ गई, और तुम ठीक तो हो ना। फरीहा को कॉलेज से जल्दी वापस आते देख अरसला बेगम परेशान हुई थी। जी चची, बस सर में कुछ दर्द था इसलिए जल्दी आ गई, फरीहा जवाब देती जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इमामा, फरीहा कॉलेज से जल्दी आ गई है, बता रही थी कि तबीयत कुछ ठीक नहीं, देख लो अब कैसी है। कुछ वक्त गुजरने के बाद अरसला इमामा के कमरे में आते हुए बोली, क्या फरीहा कॉलेज से वापस आ गई? लेकिन कब? और आप मुझे अब बता रही हैं, क्या हुआ है उसे? इमामा फरीहा के कॉलेज से जल्दी वापस आने का सुनकर बेहोश होते होते बची थी। इमामा, फरीहा कॉलेज से जल्दी आ गई, बता रही थी कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी, देख लो कैसी है अब। कुछ वक्त गुजरने के बाद अरसला इमामा के कमरे में आते हुए बोली थी, क्या फरीहा कॉलेज से वापस आ गई? लेकिन कब? और आप मुझे अब बता रही हैं, क्या हुआ है उसे? इमामा फरीहा के कॉलेज से जल्दी वापस आने का सुनकर बेहोश होते होते बची थी। फरीहा का पसंदीदा मशगला दोस्तों के साथ गप्पे लगाना था, और वो कॉलेज से वापसी का नाम नहीं लेती थी। आज जल्दी कैसे? बोल रही थी सर में दर्द है इसलिए जल्दी आ गई। इमामा, अरसला बेगम की आवाज़ पर अपनी सोचें झटकती फरीहा के रूम की तरफ जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अच्छा अम्मी, मैं आती हूँ। इमामा स्लीपर पाँव में उड़सती बाहर निकल गई। क्या बात है, सुना है आज दुश्मनों की तबीयत काफ़ी नासाज है, जिंदा तो है ना? इमामा फरीहा के कमरे में दाखिल होते शरारत से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम इधर आओ, दरवाज़ा लॉक करके आओ प्लीज़। फरीहा इमामा की आवाज़ सुनती झटके से उठ बैठी थी। क्या बात है फरीहा, सब ठीक तो है ना? इमामा फरीहा के रद्द अमल पर हैरत से बोली, कुछ ठीक नहीं है, दरवाज़ा तो लॉक करो, बताती हूँ मैं तुम्हें। फरीहा इमामा को डपटते हुए बोली, हाँ बोलो, ये मुंह पे 12 क्यों बजे हैं तुम्हारे? इमामा दरवाज़ा लॉक करती बेड पर उसके करीब आ बैठी। तुम सुनोगी तो तुम्हारे 14 बज जाएंगे। अब कुछ बकोगी भी या बस पहेलियाँ ही पूछती रहोगी? इमामा जिद जोते बोली। जवाबन फरीहा सारा किस्सा सुनाती इमामा का परेशान चेहरा देखने लगी। अब क्या करें फरी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है सबको सब कुछ बता देना चाहिए। इमामा बौखलाते हुए फरीहा की तरफ देखने लगी। नहीं अभी रहने दो, वैसे भी अब कॉलेज से ऑफ है, शायद वो भूल जाए। वो कौन सा हमें या हमारे घर को जानता है, इसलिए अभी ये बात हमें राज ही रखनी चाहिए। फरीहा जवाब देती इमामा का स्पाट चेहरा देखने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बता देना चाहिए घर वालों को, ताकि कोई मसला ना हो। इमामा फरीहा की राय से कुछ मुत्तफिक नज़र नहीं आ रही थी। उफ़ इमामा, तुम भी ना यार, अब जबकि हम कॉलेज ही नहीं जा रही और एग्ज़ाम्स तक वैसे भी बात बहुत पुरानी हो जाएगी, फिर एग्ज़ाम्स के बाद हम घर पर ही रहेंगी, तो बेहतर नहीं है अभी इस मामले को दबा दिया जाए। घर में बताना मतलब बात को तूल देना, घर में बताना मतलब बात को बहुत तूल देना। चलो ठीक है, लेकिन तुम ज़ारून को कुछ मत बताना प्लीज़। इमामा फरीहा की तरफ मिन्नत भरी नज़रों से देखने लगी। यार इतना पागल समझ रखा है क्या मुझे? फरीहा बुरा मनाते हुए बोली। और चंद इधर उधर की बातों के बाद इमामा अपनी स्लिप लिए अपने पोर्शन में आ गई।
इब्तिहाज बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। इब्तिहाज अपने कमरे में बैठा किसी से बात करने में मसरूफ था जब हाकिम खान उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक करते अंदर आए थे। जी आइए डैड, क्यों नहीं। इब्तिहाज मोबाइल साइड पर डालता अलर्ट हुआ था। वो बेटा, मुझे तुमसे कुछ शिकायत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातें तहम्मुल से सुनो, फिर कोई रद्द अमल शो करो। हाकिम खान इब्तिहाज की आदत से वाकिफ़ थे, इसलिए नहायत शाइस्तगी और तहम्मुल से बोले, जी डैड, मेरे सुनने और देखने में आया है कि तुम आजकल शहर की सड़कों पर मुख्तलिफ लड़कियों के साथ पाए जा रहे हो, जबकि ये हमारे घर के असूलों के खिलाफ है। हाकिम नर्म लहजे में कुछ बावर करवाते हुए तीखी नजरों से इब्तिहाज के चेहरे के तने आसाब देखने लगे। उफ डैड, कोई और बात कीजिए। इब्तिहाज अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा करते बेजारियत से बोला, लेकिन बेटा तुम जानते हो ना, इस तरह तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। हम अमीर ज़रूर हैं, लेकिन खुदा को याद रखने वाले और खुदा से डरने वाले लोग हैं। बहन बेटियों की इज्जत करने वाले हैं, और तुम ये सब क्या करते फिर रहे हो? अंदाज़ा भी है तुम्हें कोई? अब की बार हाकिम के लहजे में गुस्से की तपिश वाज़ेह थी। डैड, ये सब पुरानी बातें हैं और मैं बोर हो रहा हूँ अब। अगर आपको इसके अलावा कोई बात करनी है तो बताएं, वरना आप जा सकते हैं। इब्तिहाज हकारत से बोलता एक बार फिर मोबाइल की तरफ मसरूफ़ हुआ, जबकि हाकिम चुपचाप इब्तिहाज के कमरे से बाहर निकल गए। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाकिम जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुए, सारिया बेगम परेशानी से गोया हुई। हाँ सब ठीक है, मुझे तुमसे बात करनी है, बैठो यहाँ। हाकिम सारिया का हाथ थामे बेड पर उन्हें लेकर मुकाबिल उनके बैठ गए। क्या बात है? जवाबन हाकिम साहब ने सारी सूरत हाल उनके सामने रखते इब्तिहाज को समझाने का कहा। बेगम, वो तुम्हारी बात आराम से सुन लेता है, तुम समझाने की कोशिश करना। आखिर कब तक लड़कियों की जिंदगियों से खेलता रहेगा ये? हाकिम बेबसी से कहते आंखें मूंद गए। आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगी उससे। हाकिम एक फीकी मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालते सोने के लिए लेट गए। आखिर कहाँ गई वो? 3 दिन से यहाँ ख्वार हो रहा हूँ मैं, लेकिन कोई अता पता नहीं। एक बार मिल जाए, सारे हिसाब बेबाक कर दूंगा उसी वक्त। इब्तिहाज 3 दिन से मुसलसल कॉलेज की तरफ आने वाले रास्ते पर नजरें जमाए हर आने वाले वजूद को घूरता वापस चला जाता। रोज की तरह आज भी वो कॉलेज के बाहर खड़ा उस वजूद की तलाश में नजरें इधर उधर घुमा रहा था, जब उसकी नज़र एक वजूद पर ठहर गई। छोड़ूंगा नहीं आज इसे मैं, आखिर कब तक भागेगी मुझसे? इब्तिहाज आंधी तूफान की तरह गाड़ी से निकलता उस लड़की की तरफ भागा था।